हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ बाजार का हाल लेके। दोस्तों, आप सब ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के म्यूचुअल फंड्स के बारे में खबर तो सुन ही ली होगी। आप में से काफी लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हमने तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डेट फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया था, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। या शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड में करते ही नहीं हैं, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हम सबको घबराने की ज़रूरत है। जब भी बैंक्स डिफ़ॉल्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बुरा संकेत होता है। हम सबको घबराने की क्यों ज़रूरत है? आइए इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड्स और डेट फंड्स में क्या रिलेशन है, ये कैसे काम करते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अपने एक्सपेंशन के लिए या बिजनेस के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो आईपीओ लाए या इक्विटी सेल करे, या वो बॉन्ड मार्केट में जाए। जब आप किसी को इक्विटी देते हैं तो आप उसे कंपनी में ओनरशिप भी देते हैं। कई दफ़े कंपनियां इस रास्ते को बेहतर नहीं समझती हैं, क्योंकि वो अपनी ओनरशिप बांटना नहीं चाहती है, तो फिर वो बॉन्ड मार्केट की तरफ रुख करती हैं और वहां पर एक बॉन्ड इशू करता है। दोस्तों, बॉन्ड को आप एक एफडी की तरह समझिए। जैसे आप एक बैंक में एफडी करते हैं, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है, और जब एफडी खत्म होता है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट को भी आपको लौटा देता है। ठीक उसी तरीके से जब कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो वो बोलती है कि जो भी इस बॉन्ड को खरीदेगा, हम उसे हर महीने या हर क्वार्टर या हर ईयर उसको इंटरेस्ट देंगे, और जब बॉन्ड की मैच्योरिटी हो जाएगी 10 साल, 15 साल, 20 साल या 1 साल के बाद, तो हम जो कैपिटल है वो भी उसे लौटा देंगे। तो सबसे पहले कंपनीज बॉन्ड का आईपीओ लाती हैं, उसे प्राइमरी मार्केट में सेल करने का ऑफर देती हैं, जैसे आपके शेयर्स के आईपीओ आते हैं। लेकिन चूंकि ये बॉन्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो इसे हम और आप डायरेक्टली नहीं खरीदते। तो उस बॉन्ड को खरीदने के लिए कौन बिड करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, डीआईआईज होते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। तो जो म्यूचुअल फंड्स उस बॉन्ड को खरीद लेते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उनको इंटरेस्ट देना शुरू करती है। इस बीच अगर म्यूचुअल फंड को लगता है कि इस बॉन्ड में रिस्क आ गया है या वो इससे एग्जिट करना चाहते हैं, तो वो इस बॉन्ड को किसी और इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड को बेच देती हैं सेकेंडरी मार्केट में। दोस्तों, जैसे इक्विटी मार्केट की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होती है, उसी तरीके से बॉन्ड की ट्रेडिंग भी होती है बॉन्ड मार्केट में। तो वहां पे एक म्यूचुअल फंड से दूसरा म्यूचुअल फंड हाउस उसको खरीदता है। तो जो भी करंट ओनर होता है बॉन्ड का, रिलायंस इंडस्ट्रीज उसको पीरियोडिकली इंटरेस्ट देती जाती है। बॉन्ड मैच्योरिटी के टाइम पे जिस म्यूचुअल फंड के पास बॉन्ड होता है, उसको वो प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटा देती है। अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के केस में क्या हुआ? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 म्यूचुअल फंड्स ने यस बैंक और वोडाफोन के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, और उन बॉन्ड्स की जो रेटिंग थी वो ए थी। अब सुनने में तो ए रेटिंग अच्छी लगती है, लेकिन दरअसल ये एक बॉर्डर लाइन रेटिंग है। मतलब अगर इससे एक लेवल और नीचे जाएं तो ये फिर इन्वेस्टमेंट ग्रेड का बॉन्ड नहीं रहता है। तो उन्होंने इसके बावजूद भी उस बॉन्ड को नहीं बेचा, क्योंकि यस बैंक कोलैप्स कर गया और वोडाफोन की भी हालत अच्छी नहीं है, तो उस पे इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह रेगुलर नहीं आने लगे। दूसरी तरफ इनके ऊपर रिडेम्पशन प्रेशर बढ़ने लगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के म्यूचुअल फंड्स में एक तरीके से कैश फ्लो का संकट बन गया, तो उन्होंने इन म्यूचुअल फंड्स पे फ्रीज लगा दिया। जिन लोगों ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, वो सोच रहे हैं यार इस कहानी से हमें क्या मतलब है भाई साहब, क्योंकि आपके हो सकता है म्यूचुअल फंड्स ने भी इन टॉक्सिक एसेट्स में इन्वेस्ट किया हो। अब देखिए, हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इन सारे म्यूचुअल फंड्स ने इन टॉक्सिक और रिस्की बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। अगर इस लिस्ट को गौर से देखें, निपॉन के कुछ फंड्स ने करीब 1500 करोड़ इन टॉक्सिक एसेट्स में पैसा लगाया है, और यही कारण है कि निपॉन लाइफ का स्टॉक प्राइस क्रैश हो रहा है। और ये तो हम यस बैंक और वोडाफोन आइडिया के बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं जो पकड़ में आ गया, लेकिन हम अभी उन बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं
जो अगले महीने या 2 महीने बाद इस तरीके की परिस्थिति में पड़ सकते हैं। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो इक्विटी फंड में लगाते हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इक्विटी फंड्स भी बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और हो सकता है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड भी इन टॉक्सिक एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा हो। स्पेशली रिस्क जोन में बैलेंस्ड फंड है, क्योंकि बैलेंस्ड फंड अप टू 40% बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब देखिए, हम आपको यहाँ पे 2 कंपनी की बात कर रहे हैं जिनके बॉन्ड्स में बहुत म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगा रखा है। कौन सी वो 2 कंपनियां हैं? जेएम फाइनेंस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और अदानी रेल इंफ्रा। जेएम फाइनेंस के 1600 करोड़ के बॉन्ड में करीब 65 म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। अदानी रेल के करीब 1300 करोड़ के बॉन्ड्स में करीब 5 म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब इन दोनों कंपनी को मैं एज एन एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। इनकी रेटिंग AA- है, जो कि कहने को तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के बॉर्डर लाइन से 2 पायदान ही ऊपर है। अगर कोई कैश फ्लो की प्रॉब्लम इन कंपनीज में हो जाती है तो स्ट्रेट अवे इनका डाउनग्रेड हो जाएगा और ये भी डिफॉल्ट कर जाएंगे। दूसरी बात, जो पूरी की पूरी रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो ये रेटिंग इशू करती हैं, इन पर भी हम ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 2008 के क्रैश में इन रेटिंग एजेंसीज ने हमें टाइमली वार्न नहीं किया था और बहुत सी अच्छी रेटिंग वाले बॉन्ड्स और कंपनीज ने भी डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए आज के दौर में सिर्फ जो AAA वाले बॉन्ड्स हैं वही एक तरीके से सेफ और सिक्योर माने जाएंगे। दूसरी बात जो खतरे की है, जो हमें हर किसी को सोचना चाहिए, कि जो यस बैंक के बॉन्ड्स हैं, जब उनकी मैच्योरिटी होगी तो उन्हें प्रिंसिपल अमाउंट को रिपे करना पड़ेगा। और रिपे कौन करेगा? यस बैंक तो अब है नहीं, तो SBI बैंक करेगा। अब मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है कि यस बैंक के टोटल कितने इश्यूज बॉन्ड है जिनके प्रिंसिपल को SBI को पे करना पड़ेगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। मैं इसके बारे में और इंफॉर्मेशन पता करके आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आपने देखा कि कैसे एक डिफॉल्ट चेन रिएक्शन बनाता है और वो कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज को खतरे में डाल देता है। दूसरी बात जो वरी करने वाली ये है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक बहुत बड़ा फंड हाउस है और ये इनकी अगर हम साइज देखें तो वो ये 8वें नंबर पर आता है। और आप सोचिए, अगर 8वें नंबर का फंड हाउस ये कहता है कि जी हमारे पास पैसा नहीं है देने को, हम फ्रीज कर रहे हैं फंड को, तो क्या 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 20वें नंबर का फंड हाउस क्या इस तरीके की स्थिति में नहीं पड़ सकता है? दोस्तों, बाजार में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आई। फेसबुक ने करीब 43,000 करोड़ रुपीस रिलायंस में लगाया। लोग इस डील से काफी एक्साइटेड हो गए। रिलायंस में एक अपर सर्किट भी आ गया, थोड़ी रैली भी देखने को मिली। इस डील के बारे में भी आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन इसमें से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। पहली बात जो गौर करने वाली है कि फेसबुक ने ये पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में नहीं लगाया है, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो सब्सिडरी कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म्स, उसमें लगाया है। दोस्तों, जब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाते हैं तो आप पेट्रोकेमिकल, क्रूड, डिजिटल और कई दूसरे सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं। लेकिन जब आप रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में लगाते हैं तो आप एक तरीके से ई-कॉमर्स और पेमेंट के सेक्टर में पैसा लगाते हैं। तो फेसबुक ने पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, रिलायंस डिजिटल में पैसा नहीं बेट नहीं किया है। तो फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा नहीं लगाया है, जियो प्लेटफॉर्म में लगाया है। पहली बात तो हमें यह चीज समझने की जरूरत है। हालांकि 43,000 करोड़ में से 28,000 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्री के पास जाएंगे, जिसको यूज करके रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना डेट घटाएगी। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास इस वक्त करीब 2.5 लाख करोड़ का डेट है, जो कि एक बहुत बड़ा डेट है। अब देखिए, इस डील से रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा तो होगा, जो उसके शेयर होल्डर हैं उनको भी थोड़ा बहुत फायदा तो होगा, पर मैं इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ से नहीं देख रहा हूं। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि पिछले 10-15 सालों में रिलायंस की किसी कंपनी ने वेल्थ क्रिएट नहीं किया है। दोस्तों, स्वर्गीय श्री धीरूभाई अंबानी एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं हम सब के लिए। मैंने खुद उनके बारे में काफ़ी पढ़ा और उनको जानने और समझने की कोशिश की है। पर्सनली उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर भी किया है। वो कहते थे कि अगर मैं पैसा कमाऊंगा
तो मेरा शेयर होल्डर भी पैसा कमाएगा, और मैं भी इसी विजन को फॉलो करता हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ये पार्ट उन्होंने अपने बेटों को नहीं पढ़ाया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने किसी रिलायंस ग्रुप की कंपनी को नहीं देखा जिसने पिछले कुछ सालों में वेल्थ क्रिएट किया है शेयर होल्डर्स के लिए। और छोटे भाई की कंपनीज ने जिस तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है वो सब आपके सामने है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही शेयर को देखें तो पिछले 10 साल में 500 रुपए का शेयर 1400-1500 रुपए तक पहुंचा है। तो इसकी जो एनुअलाइज रिटर्न है वो करीब 10-11% ही है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज इससे ज्यादा रफ्तार से ग्रो नहीं कर सकता। हाँ, जब जियो प्लेटफॉर्म्स या रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिस्ट होगा तब की बात हम तब करेंगे। दूसरा कारण मैं इसलिए इस डील पर बुलिश नहीं हूं क्योंकि रिलायंस ग्रुप की जो कंपनीज है ये बड़े बड़े फैक्ट्रियां तो बना लेती हैं, बड़े बड़े डील्स तो कर लेती हैं, लेकिन जब रिटेल्स के साथ इनके डील करने की बात आती है तो उस पर ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। हमने ये सिचुएशन पहले भी देखा जब इन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम नाम की कंपनी बनाई थी, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। हमने रिलायंस जियो में भी देखा, हालांकि इन्होंने सब्सक्राइबर्स तो ऐड कर लिए, लेकिन अगर आप उनका आरपू देखें तो उसमें कोई खास ग्रोथ नहीं है। मात्र 120-130 रुपए का इनका आरपू है। और अगर आप इसके कस्टमर बेस को देखें रिलायंस जियो के, तो वही लोग इसको यूज करते हैं जिन्हें एक सस्ती सर्विस चाहिए होती है या फ्री की सर्विस चाहिए होती है, वही लोग इसको ज्यादातर सब्सक्राइब करते हैं। कोई रिलायंस जियो में इसलिए नहीं जाता कि उसको वहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। दूसरी बात यह कि रिलायंस की कोई भी कंपनी का अगर आप सर्विस देखें तो वो उस लेवल की नहीं होती है। आप अगर एयरटेल से डील करते हैं उनकी सर्विसेज देखें, कस्टमर सर्विस, और रिलायंस की कस्टमर सर्विस देखें, तो दोनों में पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा अंतर दिखता है। दूसरी चीज़ जो फेसबुक और रिलायंस डील के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ये डील एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब कि फेसबुक चाहे तो इस तरीके के डील किसी और कंपनी से भी कर सकता है इंडिया में। तो कल अगर फेसबुक देखेगा कि कोई और कंपनी ज़्यादा अच्छा कर रही है तो वो उसके साथ भी ये डील कर सकता है। तो रिलायंस को जो वो एक मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज है वो इस डील में नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो जिस तरीके का किराना स्टोर वालों का एक नेटवर्क जियो प्लेटफॉर्म में बनाने की कोशिश की जा रही है, उस तरीके का नेटवर्क ऑलरेडी अमेज़न भी कर रहा है। और आप ये मान के चलिए कि वॉलमार्ट जो अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट को ओन करता है वो भी पीछे रहने वाला नहीं है, क्योंकि वॉलमार्ट अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है और वॉलमार्ट की जो फैमिली है वो अमेरिका में रिचेस्ट फैमिली है। तो मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म्स का मुकाबला कोई छोटे मोटे प्लेयर से नहीं है और उनको एक टफ कंपटीशन यहां पे मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, आप थोड़ा बाजार की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये एक बेयर मार्केट की रैली चल रही है, और पिछले हफ्ते की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि निफ्टी मोर और लेस ऊपर की तरफ ही रहेगा, न्यूट्रल टू बुलिश जोन में। अगर हम एफआईआई और डीआई की बात करें तो अप्रैल के महीने में फिलहाल दोनों अभी तक नेट सेलर बने हुए हैं। एफआईआई ने करीब 6,800 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईआईज ने करीब 3,000 करोड़ की सेलिंग अब तक कर रखी है। अप्रैल के 14 ट्रेडिंग डेज में से 10 ट्रेडिंग डेज में एफआईआईज नेट सेलर रहे हैं और डीआईआईज 8 डेज नेट सेलर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो एफआईआई अभी भी नेट बायर हैं, हालांकि उनकी नेट बाइंग काफी रिड्यूस कर दी गई है। तो इस डेटा के हिसाब से हमें यही लगता है कि फिलहाल बाजार में इंस्टीट्यूशनल सेलिंग चल रही है, हालांकि तेज गति से नहीं चल रही है, चुपके चुपके धीरे धीरे क्वांटिटीज में सेलिंग की जा रही है। अब बाजार आगे यहां से कहां जाएगा? देखिए दोस्तों, हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में निफ्टी का इस बियर रैली में जो अपर बैंड बताया था वो हमने बताया था 9930। दोस्तों, इसमें अब हम थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। हमारा जो फ्रेश इस रैली का टॉप बन रहा है वो है 9600 फॉर निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी में कोई बदलाव नहीं है, बैंक निफ्टी का टॉप हमारा 21,500 ही है। दूसरी चीज जो हम आपसे बोलने वाले हैं कि मई फर्स्ट वीक तक ही बाजार ऊपर रहेगा, इसके बाद बाजार का नेक्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन शुरू हो जाएगा और ये करेक्शन करीब चलेगा 30 जून तक, और ये इस करेक्शन में निफ्टी को
7700 तक चले जाना चाहिए। दोस्तों ये जो हमने आपको टाइमिंग्स बताई हैं, फर्स्ट वीक ऑफ मई या 30 जून, ये हमने टाइम करेक्शन के प्रिंसिपल को यूज करके आपको बताया है। इसके साथ मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूं कि बाजार में कि गवर्नमेंट की तरफ से एक और स्टिमुलस पैकेज आने वाला है और ये हमें लॉकडाउन खुलने के बाद ही मिलेगा, अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मई। लेकिन वो स्टिमुलस पैकेज ऑलरेडी हमारे चार्ट्स में प्राइस्ड इन है, तो ऑलरेडी बाजार में लोगों को पता है कि एक स्टिमुलस पैकेज आने वाला है और उसके एंटिसिपेशन में खरीदारी हो चुकी है। तो जब तक वो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस नहीं होगा तब तक बाजार मोर और लेस बुलिश न्यूट्रल इसी जोन में रहेगा और उस अनाउंसमेंट के बाद ही बाजार को गिरना चाहिए। और हम ये उम्मीद जता रहे हैं कि वो अनाउंसमेंट हमें मई के फर्स्ट वीक से पहले मिल जानी चाहिए। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम रैप अप कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके का आप हमें सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू जुड़ सकते हैं या care@bulltrack.in पे भी आप हमें लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे।